रेवाड़ी शहर के लोगों को जिन शख्स के इंटरव्यू का इंतजार था, आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं आईएएस अशोक गर्ग जी। आईएएस अशोक गर्ग जी हिसार के मंडल कमिश्नर हैं और बिजली वितरण निगम में एमडी का अतिरिक्त चार्ज इनको मिला हुआ है। इसके साथ ही हिसार मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में सीईओ का चार्ज भी गर्ग साहब के पास। रेवाड़ी मेरे लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहा। रेवाड़ी के लोगों ने बहुत सहयोग किया और मुझे लगता है कि एक साल में काफ़ी अच्छे काम रेवाड़ी में किए गए। रेवाड़ी में सरकारी ज़मीनों पे बहुत से कब्जे थे, वो कब्जे हटाने में कामयाबी मिली और मुझे लगता है कि ये ऐसी कामयाबी है जिसका रेवाड़ी के लोगों की ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर पड़े। टाउन पार्क की जो ज़मीन है वो 40 एकड़ के करीब थी और 30 एकड़ ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे थे। वो 30 एकड़ ज़मीन से नाजायज़ कब्जे हटाए गए और उसके पूरी की फेंसिंग करवा दी। शिशुशाला के नाम से स्कूल था जिसको फ्रॉड करके बेचा जा रहा था, उस फ्रॉड को पकड़ा गया। दूसरा, रेवाड़ी के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ वहाँ बड़ा अच्छा उनके साथ संबंध बने और 2-3 प्रोग्राम हमने मिलके किए। स्थानीय विधायक की इसकी कमान संभाल रहे हैं। आई लव रेवाड़ी के नाम से आपने शायद सुना हो कि एक अभियान वहाँ चल रहा है। कितना कारगर रह सकता है ये अभियान और कितना जागरूक होने की जरूरत है लोगों को स्वच्छता को लेकर? सफाई हमने केवल सफाई कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हम सबका साझा कर्तव्य बनता है। ये कि निकट भविष्य में ही एक समाधान शिविर रेवाड़ी में भी हम आयोजित करेंगे। रिटायरमेंट नजदीक है, उसके बाद क्या रहेगा ये भी थोड़ी जिज्ञासा है। जिस तरह से युवाओं को कोसा जा रहा है, युवाओं के बाद की हमारी पीढ़ी के द्वारा, मैं नहीं मानता कि युवा उतने खराब रास्ते पे भी है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आईएएस अशोक गर्ग, ना ये रेवाड़ी के लोग आपको कभी भूल पाएंगे और ना आप रेवाड़ी को कभी भुला पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेवाड़ी और आपका रिश्ता अटूट है। एक ऐसा दौर जिसमें हर रोज अधिकारी जनता के निशाने पर होते हैं, उस दौर में भी आईएएस अशोक गर्ग ऐसे अधिकारी के तौर पर पहचान बनाए हुए हैं जो जहां जाते हैं जनता को अपना बना ही लेते हैं। यह संभव होता है उनकी ईमानदार छवि और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली कार्यशैली के कारण। आज भी याद है 8 मई 2022 का वह दिन जब अशोक गर्ग बतौर उपायुक्त रेवाड़ी ट्रांसफर होकर आए। डीसी के तौर पर ज्वाइन करते ही उन्होंने सबसे पहले सरकारी दफ्तरों के शौचालयों का निरीक्षण किया। सड़ांध मारते शौचालयों को देखकर उसी दिन आदेश दिए कि अधिकारियों के पर्सनल शौचालय बंद रहेंगे और वह भी उन्हीं शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे जिसको जनता इस्तेमाल करती है। सबसे पहले खुद के दफ्तर के शौचालय पर ताला लगाया। अगले ही दिन से सार्वजनिक शौचालय साफ सुथरे हो गए। एक ऐसे डीसी रहे जिन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे को खुला रखना शुरू कर दिया था ताकि आमजन अंदर आने में झिझके नहीं। किसे पता था रेजांगला पार्क की 20 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, टेकचंद क्लब की जमीन को कब्जाया जा रहा है, शिशुशाला स्कूल को बेचा जा रहा है। वो डीसी गर्ग ही थे जिन्होंने पार्क की जमीन को खाली कराया, टेकचंद क्लब की प्लॉटिंग को रुकवाया और शिशुशाला स्कूल को बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई। आज आईएएस अशोक गर्ग हिसार के मंडल कमिश्नर हैं, वह एमडी बिजली निगम हैं। तमाम बड़े दायित्व संभाल रहे हैं, लेकिन जो सफाई योद्धा हैं उनसे उनका जुड़ाव कहीं पर भी
छिपा नहीं है। हिसार हो या रेवाड़ी, हर जगह सफाई योद्धाओं को उन्होंने फील्ड से मंच तक पहुंचाया। सफाई योद्धाओं के साथ भोजन करना उनकी आदत में शुमार है। अपनी मां के साथ अनाज मंडी की पूरी रामलीला देखने वाले उपायुक्त अशोक गर्ग से दस्तक हरियाणा ने बातचीत की उन तमाम पहलुओं पर जो रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के अंश। रेवाड़ी शहर के लोगों को जिन शख्स के इंटरव्यू का इंतजार था, आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं आईएएस अशोक गर्ग जी। आईएएस अशोक गर्ग जी हिसार के मंडल कमिश्नर हैं और बिजली वितरण निगम में एमडी का अतिरिक्त चार्ज इनको मिला हुआ है। इसके साथ ही हिसार मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में सीईओ का चार्ज भी गर्ग साहब के पास है। आज बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे गर्ग साहब से। सर, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। धन्यवाद अमित जी। सर, रेवाड़ी से जुड़ी क्या कुछ थोड़ी सी यादें अभी आपके मस्तिष्क पटल पर है? रेवाड़ी मेरे लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहा। रेवाड़ी के लोगों ने बहुत सहयोग किया और मुझे लगता है कि एक साल में काफ़ी अच्छे काम रेवाड़ी में किए गए। ख़ास तौर से मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि रेवाड़ी में सरकारी ज़मीनों पे बहुत से कब्जे थे। वो कब्जे हटाने में कामयाबी मिली और मुझे लगता है कि ये ऐसी कामयाबी है जिसका रेवाड़ी के लोगों की ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। आपके टाउन पार्क फ़िलहाल 10-11 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन टाउन पार्क की जो ज़मीन है वो 40 एकड़ के करीब थी और 30 एकड़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे थे। वो 30 एकड़ ज़मीन से नाजायज़ कब्जे हटाए गए और उसके पूरी की फेंसिंग करवा दी, तारबंदी करवा दी। और उम्मीद है कि अब वो सारी जगह में शहर के लिए टाउन पार्क विकसित हो सकेगा, जिससे शहर के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। शिशुशाला के नाम से स्कूल था जिसको फ्रॉड करके बेचा जा रहा था। उस फ्रॉड को पकड़ा गया, उस फ्रॉड को रोका गया, फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए और उस स्कूल को बचा लिया गया। मुझे ये भी लगता है, मुझे संतुष्टि है कि ये काम मेरे टाइम में हुआ। इसी तरह से और भी ज़मीन थी, कोई टेकचंद क्लब के नाम से शायद कोई ज़मीन थी, उस पर अतिक्रमण होने से बचाया। एक गांव में 50 एकड़ ज़मीन पे एक ही आदमी ने कब्जा किया हुआ था। गांव का नाम अब मैं भूल गया क्या था। तो 50 के 50 एकड़ ज़मीन उस कब्जे से मुक्त करवाए। तो एक तो रेवाड़ी में ये टेंडेंसी मैंने देखी कि सरकारी ज़मीनों पे बहुत कब्जे थे और वो छुटाने का एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। और दूसरा, रेवाड़ी के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ वहाँ बड़ा अच्छा उनके साथ संबंध बने और 2-3 प्रोग्राम हमने मिलके किए। 26 जनवरी को मुझे लगता है पूरे हरियाणा में शायद पहली बार ये हुआ कि आपकी म्यूनसिपल कमेटी के महिला सफाई कर्मचारियों ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन था उसमें अपनी कल्चरल प्रस्तुति दी हो। उनको भी तो लगे ना कि देश आज़ाद हुआ है तो इस आज़ादी में को हम भी भूते हैं। नहीं तो ये देखा जाता है कि इस तरह के 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो आज़ादी के फंक्शन है, उनमें सफाई कर्मचारियों से केवल काम लिया जाता है और काम लेकर उनको भगा दिया जाता है। लेकिन उस बार उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया कल्चरल प्रोग्राम में। इसको मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। मुझे तसल्ली है, मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसा हुआ। और इसके अलावा 31 दिसंबर को हमने नए साल की खुशी में जॉइंट प्रोग्राम किया और महिला दिवस पे जॉइंट प्रोग्राम किया महिला सफाई कर्मचारियों को समर्पित करके। और इसमें शहर के लोगों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। तो ये यादें भी मुझे लगता है हमेशा रहेंगी। और इसके अलावा
जो भी कार्यक्रम वहाँ पे किए, शहर के लोग बड़े कोऑपरेटिव थे, अच्छा उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया। और आम लोगों के साथ एक तरह का संबंध बना और लोगों को ये लगने लगा था कि प्रशासन हमारा है। मुझे इस बात की खुशी है रेवाड़ी में रहने की, और बिना किसी तरह की कंट्रोवर्सी के 1 साल वहाँ पे बीता, अच्छा टाइम बीता। गर्ग साहब, बहुत सारे विषयों पर आपने वहां काम किया। एक बड़ा विषय था स्वच्छता का। अब स्थानीय विधायक ही इसकी कमान संभाल रहे हैं। आई लव रेवाड़ी के नाम से आपने शायद सुना हो कि एक अभियान वहां चल रहा है। कितना कारगर रह सकता है ये अभियान और कितना जागरूक होने की जरूरत है लोगों को स्वच्छता को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यदि सफाई हमने केवल सफाई कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हम सबका साझा कर्तव्य बनता है, और जब तक हम इसे अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे सफाई नहीं होगी। यदि अब वहाँ के विधायक ने सभी लोगों को साथ जोड़ के ये मुहिम शुरू की है तो ये बहुत अच्छा कदम है, और ये मुहिम जारी रहे। हर एक व्यक्ति सफाई रखना अपनी जिम्मेवारी समझे और सफाई में अपना योगदान दे, और सफाई के काम को छोटा ना समझे। सफाई के काम को छोटा ना समझे, सफाई कर्मचारी को छोटा ना समझे। मुझे लगता है तभी सफाई हो सकती है और तभी सफाई रह सकती है। हाँ, सर, म्युनिसिपल कमिश्नर आप रहे हैं गुरुग्राम में। कितना जरूरी है किसी भी निकाय में पारदर्शिता आना, निकाय का बेहतर रहना, ताकि शहर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर बन सके? कितना जरूरी है? देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे निचले स्तर पे काम करती है, और जो भी काम करते हैं वो लोगों की ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सफाई का काम है, सीवरेज का काम है, ड्रिंकिंग वाटर का काम है, गलियों का काम है, पेड़ लगाने का काम है। तो जिन गतिविधियों का लोगों की ज़िंदगी पे सीधा असर पड़ता है, तो वो सारे काम मेरी नज़रों में लोगों को साथ जोड़ के ही किए जाने चाहिए। जितनी ज़्यादा पारदर्शिता होगी उतने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जन अभियान बना के ये काम किए जाने चाहिए, और जितना जन अभियान बना के काम करेंगे उतने ज़्यादा हमें कामयाबी मिलेगी, और उतने लंबे समय तक जो भी कामयाबी आपकी है वो टिकी रहेगी। पारदर्शिता और जन भागीदारी जी महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये फैसला करते हैं कि आपका काम सफल होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से खास तौर से नगर निगमों में या नगर पालिकाओं में। रेवाड़ी के लोगों को लंबे समय से इंतजार है। मेरे ख्याल में 2-3 साल का समय हो गया कनेक्ट हुए। कब उम्मीद करें कि गर्ग साहब आएंगे रेवाड़ी और मुलाकात होगी? ये तो कभी भी किसी तरह का सामाजिक फंक्शन होता है तो उस समय रेवाड़ी तो आना होगा ही। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी बिजली निगम का चार्ज है, जगह जगह पे अलग अलग ज़िलों में जाके मैं समाधान शिविर आयोजित कर रहा हूँ, ताकि लोगों के साथ डायरेक्ट मिलके बिजली से संबंधित उनकी क्या समस्याएं हैं उनका पता चल सके। उम्मीद है कि निकट भविष्य में ही एक समाधान शिविर रेवाड़ी में भी हम आयोजित करेंगे। बिजली से संबंधित बात चल गई सर, एमडी का दायित्व आपके पास है। गर्मी का मौसम चल रहा है, क्या पूरी स्थिति है स्टेट में? हमारा जो बिजली का जो खर्च है और जितनी बिजली हमारे पास है, क्या स्थिति सर हम सब? देखिए, यदि हम बिजली सप्लाई की बात करें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में, तो बिजली की कोई कमी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो डेफिसिट कई बार हो भी जाता है तो परचेज करके पूरा कर लिया जाता है। तो इसलिए बिजली की कमी की वजह से कट कहीं पे भी नहीं लग रहा। केवल कहीं पे कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाए तो उस समय के लिए बिजली बाधित रहती है। अदरवाइज़ तो बिजली पूरी स्मूथ है, पर्याप्त बिजली है, और आने वाले समय में तो और ज़्यादा बिजली हमारे पास रहेगी। अभी तो ये पीक सीजन है, लेकिन पीक सीजन में भी हमारे पास पूरी बिजली है। मेट्रोपॉलिटन का भी, हिसार मेट्रोपॉलिटन का भी पूरा चार्ज है आपके पास। क्या पूरा डेवलपमेंट होना है सर? क्या बदलाव होने हैं इसके तहत हिसार? अभी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन ठीक तरीके से हुआ नहीं है, केवल मेरी पोस्टिंग हुई है। तो अभी तो इसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है उसमें भी 1-2 महीना लग जाएगा। गठन होगा, बजट आएगा,
और उसके बाद इसका मैंडेट ये है कि जो मैक्रो लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। मैक्रो लेवल से मतलब ये है कि जो बड़ी सड़कें हैं, बड़ी सड़कों के साथ सीवरेज है, बड़ी सड़कों के साथ की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, पूरे शहर को सप्लाई कहाँ से जानी है, पूरे शहर के सीवरेज का डिस्पोजल कहाँ पे होना है, शहर में बड़े पार्क कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, शहर में ऑडिटोरियम कहाँ हो सकता है, शहर में एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पे हो सकती है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी टेकअप करेगी और उसका अभी प्रक्रिया शुरू हुई है जस्ट। सर, रेवाड़ी को काफ़ी नज़दीक से आपने देखा है, क्या कुछ और सुधार की ज़रूरत है कि रेवाड़ी बेहतर शहर बन सके? कहाँ हमें संकल्पित होने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो सफाई का ही विषय आता है, और सफाई का यदि जन अभियान वहाँ पे चल रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लोग इसके प्रति सचेत हों और हमेशा के लिए सचेत रहें। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इस एरिया के लोगों को और ज़्यादा थोड़ा सा वोकल होने की और असर्ट करने की, और ये ना मानने की कि ये काम केवल प्रशासन और सरकार का है, क्योंकि जो भी काम प्रशासन और सरकार करती है आखिरी में उसका असर लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है। तो लोगों को हर प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और जो अच्छा होता हो उसको अप्रिशिएट करें, जो खराब हो रहा हो वो अपने तरीकों से सरकार के और प्रशासन के नोटिस में लाएं, तभी जाके विकास की जो गति है वो अच्छी होगी और विकास की क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक आईएएस अधिकारी, बहुत कम ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ते हैं। अशोक गर्ग उनमें से एक हैं। रिटायरमेंट नजदीक है, उसके बाद क्या रहेगा ये भी थोड़ी जिज्ञासा है लोग। अभी तो उस तरह से कुछ सोचा नहीं है। मेरी जो विशेष रुचि है वैसे तो मुझे लगता है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा रही है, तो लेकिन रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ भी विचार विमर्श करेंगे और खुद के साथ भी विचार विमर्श करेंगे, फिर देखें क्या करना है। गर्ग साहब को लेकर एक और चीज है कि ट्रांसफर बहुत हो रहे हैं गर्ग साहब के, क्या अभी स्थायित्व आएगा कहीं अच्छी चीजों पर बैठे हुए? अब तो कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब तो स्थायित्व वाली मुझे कोई विशेष कारण नज़र आता नहीं है। तो 4 महीने हैं, मुझे नहीं लगता कि बाकी तो सरकार जहाँ भी कहेगी वहाँ काम करने में कोई इतराज़ नहीं। सर, आपको रोल मॉडल मानते हैं बहुत सारे युवा, जहाँ भी जिस भी जिले में आप रहे हैं। एक नशे की जो बुरी आदत है और अलग अलग तरह की कई सारी चीज़ें हैं, मोबाइल से जुड़ी हुई, ऑनलाइन गलत गेम्स वगैरह खेलना, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना, क्या कहेंगे युवाओं को विशेष तौर? देखो, जिस तरह से युवाओं को कोसा जा रहा है युवाओं के बाद की हमारी पीढ़ी के द्वारा, मैं नहीं मानता कि युवा उतने खराब रास्ते पे भी हैं। कुछ युवा हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब हम युवा थे या जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और आज के जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनमें वातावरण में बहुत बदलाव है। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरा है, इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, और उसके कारण एक कंज्यूमरिज्म का या उपभोक्तावाद का वातावरण है कि ज़िंदगी मिली है तो इसको एंजॉय करना चाहिए, और एंजॉय कैसे करें ये हमें सोचने नहीं दिया जा रहा कि जीवन में एंजॉय करने का तरीका क्या है। हमारे ऊपर एक किस्म से आक्रमण हो रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है कि एंजॉय करने का एकमात्र तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ और उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चो, नई नई चीज़ें खरीदो, ब्रांडेड आइटम्स खरीदो, विदेश यात्राएं करो, अपने देश में ही महंगी महंगी जगह पर रहो। और इस बम्बार्डमेंट की वजह से ये काम पूरी इकोनॉमी के सारे लोग नहीं कर सकते। सबके पास इतना पैसा नहीं आ सकता कि वो विदेश यात्राओं पे जाएं और मतलब
सबका जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरी भरा हो, तो उनका जो आज का स्थिति है और जो सपने उनको दिखाए जा रहे हैं अपना माल बेचने के लिए, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप लोगों में फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से नशे की तरफ जाता है युवा। तो मेरा ये कहना है युवाओं को भी, दूसरे लोगों को भी, कि मीडिया की जो मार्केटिंग की तरीके हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, उससे भ्रमित ना हो। जीवन अच्छा केवल बेकार की चीज़ों का उपभोग करके ही नहीं होता। जीवन अच्छा आपस में प्यार मोहब्बत से, घर में अच्छे से रहने से, संयम से, इन चीज़ों से भी होता है। और सभी लोगों के पास एक जैसा पैसा भी नहीं है। गरीब आदमी भी यदि उसमें संयम है और अच्छे से किसी तरह का ऐब नहीं है, हो सकता है किसी एक ऐसे अमीर आदमी से, अमीर परिवार से अच्छी ज़िंदगी, मतलब संतुष्टि के तौर पे मैं कह रहा हूँ या परिवार के माहौल के तौर पे कह रहा हूँ, उसके परिवार का माहौल हो सकता है अमीर आदमी के परिवार के माहौल से ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ पे वो सब तरह के ऐब हों, आदमी में भी हों, औरत में भी हों। तो और हो सकता है वो नाखुश हों। कंज्यूमरिज्म कभी भी स्थायी खुशी नहीं देती। आपका संयम, आपका कंट्रोल, आप अपने आप के साथ बातचीत करें, वो आपको स्थायी खुशी देता है। तो इस तरह से भटके ना, उपभोक्तावाद के शिकार ना बने, चकाचौंध के शिकार ना बने और एक अपने अंदर सोचें कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि उससे ही आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य पता चलेगा और एक जो स्थायी खुशी है या एक आनंद है वो मिल पाएगा। चलते चलते सर एक सवाल और कर लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। गुरुग्राम, रेवाड़ी दोनों को नज़दीक से देखा है और भी बड़े शहर हैं। एक बारिश में जो जल भराव की समस्या होती है सर, किस तरह से इसका समाधान होगा? क्योंकि शहर अब तेजी से विस्तार कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जगह कम रह गई है, क्या चीजें करे गवर्नमेंट? समस्याओं के कारण तो आपने बता ही दिए हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है, गुड़गांव की आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जिस तेजी से आबादी बढ़ी है पिछले 10-15 सालों में, उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज लाइंस का या ड्रेनेज का, वो गुड़गांव में मौजूदा स्थिति में अभी है नहीं। तो उसको पूरे को दोबारा से डालने की ज़रूरत है। बड़ी कैपेसिटी की ड्रेनेज लाइन और सीवरेज लाइन डालने की ज़रूरत है और उस पर एक बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत है ताकि हमेशा के लिए समस्या ख़त्म हो। और फौरी तौर पर जो ड्रेनेज की है, सीवरेज लाइंस की है, इनकी अच्छे से सफाई कराने की ज़रूरत है। अच्छे से सफाई हो जाए तो मुझे लगता है टेम्परेरी तौर पर तो ये समस्या हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 5-7-10 साल के लिए भी हम देखें तो हमें प्लानिंग बना के इन लाइनों को बदलना पड़ेगा। सर मुझे एक चीज़ और ध्यान आ गई, जब आप रेवाड़ी आए थे एक चीज़ आपने शुरुआत की थी कि भाई शौचालय अधिकारी भी वही इस्तेमाल करे जो आम पब्लिक करती है। काफ़ी उसका असर भी नज़र आया था। सभी अधिकारियों को इस तरह की चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व रहना चाहिए कि ये चीज़ें सुधर जाएं? किस तरीके से जो आपने कदम उठाया? देखो, मुझे तो ये लगता है कि जो व्यक्तिगत शौचालय हैं, खासतौर से अधिकारियों के, उनके अपने दफ्तर में, और ये बहुत बुरी बात है, ये होने नहीं चाहिए। क्योंकि मान लिया सेक्रेटेरिएट में डीसी के कमरे के साथ व्यक्तिगत शौचालय है और डीसी जिस बिल्डिंग में बैठा है उस बिल्डिंग की सफाई की जिम्मेवारी डीसी की है, उस बिल्डिंग के पब्लिक टॉयलेट्स की जिम्मेवारी डीसी की है। तो क्या डीसी को अपने पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद उनको यूज़ कर ले? और यदि हम अपने कार्यालय के पब्लिक टॉयलेट्स को ही साफ़ नहीं कर सकते तो ज़िले में क्या काम करेंगे? और वैसे भी एक अधिकारी के पास ये सुविधा क्यों होनी चाहिए? मतलब जो लोग आपके ऑफिस में आए हैं उनको सुविधा प्रदान करना आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है। तो आप अपने पब्लिक टॉयलेट्स को इतना साफ रखें कि आप भी उनको यूज़ कर सकें और पब्लिक भी उनको यूज़ करें। प्राइवेट टॉयलेट मेरे विचार से कंसेप्ट के तौर पे बहुत बुरी चीज़ है।